ओके सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वीडियो डिसकंटिन्यू हो चुका है मगर आगे कैरी करते हैं। देखिए सो हम बात कर रहे थे डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। इट इज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू उल्टा बोल गया, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ओके, और हर करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल को जनरेट करता है, क्योंकि इसका एक पोल बन जाता है नॉर्थ और एक पोल बन जाता है साउथ। लूप में जिस फेस में आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी वो नॉर्थ बनेगा, और जहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी वो साउथ बनेगा। बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की? दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल M इक्वल्स टू I/A n कैप, I/A इंटू n कैप। ये इसकी वैल्यू हुआ करती है। अब यदि ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, I/A टाइम्स I इंटू A। ओके, I फॉर एम्पियर, ओके, और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। ओके, और यहां पर यदि आपके n टर्म्स हैं सो m इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ I A। n कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है बेटा, n कैप किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो उस कॉइल के या उस लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ करती है। समझ गया ना? फ्रॉम साउथ पोलैरिटी टू नॉर्थ पोलैरिटी। ओके, so refer the notes. When we look at the one side of the loop carrying current, if the current is in anti-clockwise direction, then that side of the loop behaves as magnetic north pole. Okay, magnetic north pole. And the current in the clockwise direction, then that side of the loop behave as a magnetic south pole. Done? Okay. Next, current solenoid as a magnetic dipole or bar magnet। ठीक है ना? मतलब करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो होती है वो मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। वैसे तो ये क्लास 10th में ही हमने पढ़ा था कि जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होती है वो बिहेव करती है एज ए बार मैग्नेट। चलिए आइए देखते हैं हाउ करंट कैरिंग कॉइल बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। ये आपके पास फिर से एक सोलेनॉइड है। ओके, एक हॉलो कोई ट्यूब ले लीजिए, उसके ऊपर आपने एक तार बाउंड करने शुरू किए। ये दिस वन। ओके, अब देखिए ऐसा है, फाइनली जो वायर होगा यहां से नीचे आ जाएगा एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। जैसे ही आप करंट दोगे, करंट जाना शुरू होगी। एक शॉर्टकट है कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ जानने के लिए। करंट जहां से एंट्री मार रही है उसको आप पकड़ लो। करंट कहां से एंट्री मार रही है? यूं आपने ऐसे पकड़ा, अंगूठा जिस तरफ जाए वो है नॉर्थ और जिस तरफ ये वाला पोर्शन आए वो है साउथ। तो यहाँ पे बनेगा नॉर्थ और यहाँ पे बनेगा साउथ। एक तो सिंपल तरीका ये है। दूसरा एक बहुत टफ तरीका देख लो बेटा। यहाँ पे करंट कहाँ जा रही है? देखो यहाँ अंदर जा रही है, करंट जा रही है ना, यहाँ पे करंट अंदर जा रही है। ओके, करंट क्रॉस कर लो, करंट को क्रॉस कर लो, यार ये क्रॉस। बेटा याद रखना करंट जा रही है, फील्ड नहीं जा रहा है, फील्ड अब बनाएंगे। ओके, तो अब जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है वहां अंगूठा रखो, यूं गया अंगूठा अंदर की तरफ, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फील्ड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फील्ड। तो ये देखिए ये फील्ड ऐसा बनेगा। पहले अगर इसको मैं और बढ़ाऊं तो ऐसा बनेगा, इसको मैं और बढ़ाऊं तो ऐसा बनेगा। मतलब यहां से इमर्ज आउट होगा और यहाँ पे इमर्ज इन हो जाएगा। और आपको पता है जहां से इमर्ज आउट होता है वो क्या होता है बेटा? नॉर्थ। और जहां से इमर्ज इन होता है वो क्या होता है? साउथ। समझ में आ गया? एक तरीका ये है। तीसरा तरीका एक और है। आप इसके पहले छल्ले को देखो, जो पहला छल्ला एंट्री हुई है, ये देखिए, ये पहले छल्ले में से एंट्री हुई है, वो ये ना पहले छल्ले में से एंट्री। तो देखिए अगर आपके पास एक कॉइल है, ये आपके पास क्या है? कॉइल है। ये आपने छल्ला डाला, ये पीछे से आएगा, देखना ध्यान से, ये गया ये। अब आप कॉइल को हटा दो, ये देखो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? फिर से बोलो, नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना ये। तो ये 3 बज गया, 3 के बाद 12, 12 के बाद वापस 9, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना। फिर से देखो, ये तार बाहर से गया था, ऐसे था,
अब बोलो क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? आपके साइड से एंटी हाँ एग्जैक्टली, मेरे साइड से एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। ये आपको आपकी तरफ से क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, दिख रहा है ना आपकी तरफ से क्लॉकवाइज, हाँ राइट, यही तो पंगा है। और मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है, तो मेरी तरफ से कौन सा पोल बनेगा बेटा इसमें, नॉर्थ की साउथ? मेरी तरफ से नॉर्थ पोल बनेगा, करेक्ट। तो ये पोल बन गया नॉर्थ और ये पोल बन गया साउथ। तो और इस तरीके से यहाँ पर भी फील्ड लाइंस जाएंगी, और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाते हैं, तो ऐसे अंदर बाहर दोनों तरफ गए 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 ना। इस तरीके से यहाँ पे ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, बार मैग्नेट के जैसे, क्योंकि फील्ड तो बार मैग्नेट का भी ऐसे ही होता है ना। क्लियर हुआ? सो व्हाट, मैग्नेटिक करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। ये एक केस हमने जस्ट पढ़ लिया। अब आते हैं, सारी बातें करेंगे अब बार मैग्नेट के लिए। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द बार मैग्नेट। सो मेक द हेडिंग बार मैग्नेट। बहुत कॉमन मैग्नेट है बार मैग्नेट, बचपन से खेलते कूदते उसके साथ झूमते झटकते आए हैं बार मैग्नेट। अब डिस्कस करेंगे भाई बार मैग्नेट की पूरी बातें। ये है मेरे पास एक बार मैग्नेट, इसमें एक पोल होता है नॉर्थ और एक पोल होता है साउथ। आ गया समझ में ना? जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में एक पोल होता था प्लस क्यू और दूसरा पोल होता था क्या बेटा, माइनस क्यू। वहां पर दोनों चार्जेस, मतलब पोल नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, चार्ज। और चार्ज की स्ट्रेंथ को अपन किससे शो करते थे, क्यूब से। यहां पर भी हम इस पोल की स्ट्रेंथ को शो करेंगे बेटा एम से। क्या शो करेंगे, एम से। तो नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ भी एम, वो नॉर्थ होती है, और साउथ पोल की स्ट्रेंथ भी एम साउथ होती है। अच्छा, कुछ कुछ बुक्स में बेटा आपको ये क्यू एन देखने को मिलेगा और ये क्यू एस देखने को मिलेगा। नेचर वाइज ये दोनों अपोजिट होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ नेचर वाइज दोनों क्या होते हैं, अपोजिट। मतलब इसका बिहेवियर प्लस के जैसा होता है नॉर्थ पोल का, और इसका बिहेवियर माइनस के जैसे, बट लगाते नहीं है। बट मगर दोनों की जो ताकत होती है दोनों इक्वल होती है। एक नेचर वाइज अलग अलग होती है, बट दोनों की ताकत क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये एम है, एम एन है, ये एम एस है, दोनों को मिला के हम क्या लिखते हैं बेटा, एम। समझ गए ना? दोनों को मिला के क्या लिखते हैं, एम। यदि क्यू के फॉर्म में बोला जाए तो दोनों को मिला के दोनों के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्यू। बट क्यू मैं आपको लेके नहीं चलूंगा, मैं एम से ही लेके चलूंगा। ओके बेटा? तो ये पोल हो गए, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स, और दोनों मैग्नेटिक पोल्स की इक्वल स्ट्रेंथ होती है, वो होती है एम। नेचर वाइज अलग अलग। डन? आया ना समझ में? यस। तो दोनों ही पोल की स्ट्रेंथ होती है। यहाँ पे भी एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे भी साउथ पोल है। क्लियर हो गया ना? यस। अगर आप बात करें टोटल लेंथ की, तो ये होती है ज्योग्राफिक लेंथ। क्या होती है, ज्योग्राफिक लेंथ, जो एक्चुअल लेंथ होती है मैग्नेट। बट पोल थोड़े से एकदम किनारे नहीं होते, थोड़े से अंदर हुआ करते हैं। तो पोल्स के बीच की लेंथ को बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं, बोलो, आया समझ में? ठीक है ना? ये मैग्नेटिक लेंथ हुआ करती है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। तो बेटा ये चलेगा इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, दिस इज एम वेक्टर एंड इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और ये कौन सी लेंथ है बेटा, मैग्नेटिक लेंथ। कौन सी लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ। तो इस लेंथ का नाम है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। समझ में आ रहा है ना? ये हो गई मैग्नेटिक लेंथ। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ इसके एक्सपेक्ट की। सो द लाइन ज्वाइनिंग द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। बेटा यहाँ पे इसके पोल है, आ जाओ बेटा। अब थोड़ा गंदा ना करो इस डायग्राम को, यहीं पे बनाता हूँ बेटा। द लाइन ज्वाइनिंग, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द मैग्नेट या मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। The distance between the poles of the magnet is called magnetic length of the magnet. Done? The distance between the end of the magnet is called geometrical length. वैसे geographical बोल गया था क्या उस समय? Geometrical नहीं, geographical नहीं बेटा, geometrical length. That is called. वैसे geographical भी बोलोगे तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि geography की मतलब जैसा हो, और geometry मतलब ही जैसे हो।
the distance between the end of the magnet is called geographical or geometrical length, and the length between the poles of the magnet is called what? Effective length या magnetic length. समझ में आया ना? तो हमको हमारी कैलकुलेशंस में कौन सी लेंथ लेके चलनी है? पोल के बीच की. समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ. जो बेटा मैग्नेटिक लेंथ होती है वो ज्योग्राफिकल लेंथ का कितने परसेंट होती है बेटा? 84%. कितने परसेंट? हाँ, वो बात ये कि 84% को ब्रेक कर दो तो क्या हो जाएगा? 0.84. 84 upon 100. Yes or no? So magnetic length equal to 0.84 times of geometrical length. मतलब कि अगर आप मान रहे हो आपका मैग्नेट 100 सेंटीमीटर का है, मैग्नेट की एक्चुअल लेंथ 100 सेंटीमीटर, तो जो पोल्स होंगे उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 84. डन. जो पोल्स के बीच की दूरी कितनी होगी? 84. अरे भाई 84% का मतलब तो ये हुआ ना 100 पे 84. ठीक ना? सो मैग्नेटिक लेंथ is the 84% of the geometrical length. So you can say, जो लिखा है शीट में मेरी लैंग्वेज में, the ratio of the magnetic length to the geographical length equal to how much? 0.84. यही तो है. Clear? Next, we are talking about the next topic, magnetic dipole and dipole moment. चलिए, what is magnetic dipole and dipole moment? Magnetic dipole is a arrangement. Magnetic dipole is a arrangement. Like electric dipole is a arrangement. What we have said about electric dipole, if two equal and opposite charges are kept very nearer to each other, then this arrangement is called electric dipole. Likewise here, if two equal and opposite poles, north and south, okay, if a pair of magnetic poles, if pair of magnetic poles equal and opposite poles of equal and opposite strength, a pair of magnetic poles of equal and opposite strength are separated by a finite distance, a small finite distance, then this arrangement is called magnetic dipole. समझ आया बेटा? मैग्नेटिक डाइपोल कहलाता है. ठीक है ना? आप मैग्नेट को कितने भी टुकड़े में तोड़ लो बेटा, तो छोटे छोटे जो उसके फ्रेगमेंट्स बनेंगे ना, वो सब अपने आप में क्या होते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल. क्लियर? बेटा हम कैलकुलेशन के लिए इस पॉइंट को मानते हैं सेंटर, और यहां से लेके यहां तक की दूरी को बोलते हैं L, और यहां से लेके यहां की तक की दूरी को भी बोलते हैं L. तो इफेक्टिव लेंथ क्या होती है बेटा मैग्नेट के केस में? 2L. क्या होती है? 2L. समझ में आया? क्लियर हुआ ना? इफेक्टिव लेंथ हम 2L करते हैं. इससे केवल कैलकुलेशन इजी होती है. अगर आपको नो सर मैं तो L लेके चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, L ले लो. मैग्नेटिक लेंथ को आप L ले लो, या इफेक्टिव लेंथ को L ले लो. तो विश समझ में आ गया? सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द, अब बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. बच्चे में वेक्टर नहीं लगाया तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इसके मैग्नीट्यूड की. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ. बेटा मैंने पोल स्ट्रेंथ को किससे रिप्रेजेंट करना बताया? M से. अब चाहे नॉर्थ का ले लो चाहे साउथ का ले लो, दम तो दम है ना? इक्वल है तो M मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस. अगर आप L बोलते हो तो L ले लो, बट बड़ों की बात मानो क्या ले लो? 2L, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेशन हमेशा किससे करते हैं? 2L से. सो इजी बनेगा. ओके डन. ओके सो दिस M into 2L. फाइन. तो अब यदि हम वेक्टर फॉर्म की बात कर लें, वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं. M वेक्टर इज इक्वल्स टू M मल्टीप्लाइड बाई 2L. अब देखिए आपका मैग्नेट कैसा रखा है. अभी मेरे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो जो डायरेक्शन जाएगी कहाँ जाती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की? साउथ टू नॉर्थ. तो बेटा इस तरफ जाएगी डायरेक्शन. बेटा हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस किस तरफ होता है? एक्स एक्सिस का नन्हा कदम, मेरा प्यारा यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप. तो बैक साइड जाने के लिए क्या लिखूंगा बेटा? माइनस आई कैप. क्या लिखूंगा? माइनस आई कैप. तो M वेक्टर इज इक्वल्स टू M इंटू 2L, और वेक्टर के नाम पे क्या? माइनस आई कैप. बट यदि आप यहाँ पे साउथ ले लें और आप यहाँ पे नॉर्थ ले लें, तब तो ये ऐसा जाएगा, तो तब क्या बन जाएगा? प्लस आई कैप. क्या आ जाएगा? प्लस आई कैप. तो बेटा हम लोग आदत में डालेंगे हमेशा के लिए, यहाँ तरफ रखेंगे साउथ और यहाँ तरफ रखेंगे नॉर्थ. तो अब चलेगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरीके से. सो वेक्टर के साथ M इज इक्वल्स टू स्मॉल m
मल्टीप्लाइड बाई 12 और साथ में क्या आई है। आगे समझ में। सो दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, एसआई यूनिट इसकी होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बेटा मैंने उसमें एम्पियर मीटर लिखी हुई है, उसको सही कर लो बेटा, वो है एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, कैसे याद आती है मुझे, अभी मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कॉइल का क्या होता है, M इक्वल्स टू आई ए। याद आया, आई को किस में नापते हैं बेटा, एम्पियर में, ए को किस में नापते हैं बेटा, मीटर स्क्वायर में। तो यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। इससे एक फायदा मेरे को हो जाएगा, मैं पोल स्ट्रेंथ की यूनिट निकाल सकता हूँ, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट निकाल सकता हूँ। कैसे बेटा, देखो m का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड, गोली मारो डायरेक्शन को, m इंटू कितना बेटा 12। इसकी यूनिट क्या पढ़ ली बेटा अपन ने, एम्पियर मीटर स्क्वायर। m की यूनिट पता करना है और 12 की यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर, बिकॉज 12 इज द लेंथ। तो मीटर से मीटर क्या हो गई, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट आ गई एम्पियर मीटर, एम्पियर इनटू मीटर। तो बेटा नोट कर लो, ये लिखानी है शीट में, लिख लो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट एम्पियर इनटू मीटर। एंड द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल along the axis of the magnet, along the axis of the magnet. Okay, done. Now we proceeding to the next topic, that is Coulomb's law of, क्या पढ़ा था पहले, Coulomb's law of electrostatics। अब यहाँ पर पढ़ेंगे Coulomb's law of magnetism या magnetostatics, क्योंकि जितनी भी यहाँ पर पढ़ाई हो रही है वो हो रही है रेस्ट पोल के लिए। कितने पोल के लिए, मैग्नेट नहीं भाग रहा, क्या ट्रेन में नहीं बैठा ना मैग्नेट, अपन भी नहीं दौड़ रहे हैं ना यहाँ पे। सो ये सारे रेस्ट पोल के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स भी बोल सकते हैं जहाँ पे मैग्नेट रुका हुआ हो, है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। वहां पे पढ़ा था दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है, यहाँ पर पढ़ेंगे दो पोल के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है। ओके बेटा, चलिए सिचुएशन क्रिएट करते हैं और स्टेटमेंट में पहले बोल देता हूं, बिल्कुल वहां पे क्या था, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। यहाँ पे बनेगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2। एक पोल इसका, एक पोल इस मैग्नेट का, है ना। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 एंड क्या था, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इनवर्सली बोल गया था, फिर r स्क्वायर बोलना पड़ेगा। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यहाँ भी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, है भाई। वहां पे क्या था, r क्या था, वहां r था डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस और यहाँ r है डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। डन। लेट्स सी बेटा, अपने पास है दो मैग्नेट। क्यों लिए सर दो मैग्नेट, क्योंकि चाहिए हमें दो पोल अलग अलग स्ट्रेंथ के। तो बेटा ले लिया एक पोल जिसकी स्ट्रेंथ है M1 और दूसरा पोल ले लिया जिसकी स्ट्रेंथ है M2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पोल्स इज r। दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, r। सो कूलम साहब कहते हैं, मरहूम कूलम साहब जो निपट चुके हैं, दुनिया को छोड़ चुके हैं, मरहूम। ओके, तो दिवंगत कूलम साहब कहते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन जब सेम होंगे तो रिपल्सन होगा और जब अलग अलग होंगे तो अट्रैक्शन होगा। अगर आपको आलस लग रहा है तो अट्रैक्शन और रिपल्सन को हटा के इंट्रैक्शन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, interaction. So the force of attraction or repulsion between the two magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strength. So force is proportional to दोनों की pole strength का product M1 into M2, M1 into M2, product of their pole strength and inversely proportional to the square of distance between them, and F is inversely proportional to square of distance between them. बेटा दोनों को नंबर 1 ले लो, नंबर 2 ले लो, मिला दो, छोटे बच्चों वाला डेरिवेशन M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। ओके बेटा प्रोपोर्शनल हटाओ, हमेशा की जैसे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा दैट इज कॉल्ड स्मॉल k M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। वहां पे k चलता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट मैग्नेटिज्म में क्या चलता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सो F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। समझ में आया, M1 M2 अपॉन R square. Done. So this is the force where K is equal to mu naught upon 4 pi is a constant. Mu naught upon 4 pi क्या होता है, constant। यहाँ पे K constant होता है mu naught upon 4 pi
बेटा म्यू नॉट की यूनिट मैंने उस दिन आपको निकलवाई थी, याद है? टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, भूल तो नहीं गए, है ना? यस, बी वाले फॉर्मूले से निकलवाई थी यूनिट टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये म्यू नॉट है। व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो म्यू नॉट है इसको बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। लिख लो म्यू नॉट, परमिएबिलिटी, वहां था परमिटिविटी, उस चैप्टर में था परमिटिविटी, परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एंड हियर इट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये है म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब आपके मन में आ रहा होगा सर परमिएबिलिटी क्या आ गई नई बात? परमिएबिलिटी एक तरीके की परमिशन है कि कोई मटेरियल कितना परमिट करता है अपने अंदर से मैग्नेटिज्म को फ्लो होने के लिए। जैसे ये मीडियम बीच में भरा हुआ है बेटा, है ना? मीडियम बीच में भरा हुआ है, जितनी परमिएबिलिटी हाई होगी, जितनी परमिएबिलिटी हाई होगी, यहाँ पे परमिएबिलिटी जितनी ज्यादा हाई होगी इस मीडियम की, अभी तो फिलहाल एयर है तो यहाँ पे मैंने म्यू जीरो छापा है, बोलो हाँ। अभी बीच में कौन है? हवा, हवा, तो मैंने क्या छापा है? म्यू नॉट। अगर हवा ना होके कोई मीडियम आएगा तो यहाँ पे कुछ और आएगा, यस, तो वो क्या होगा? मतलब फोर्स की वैल्यू बढ़ाएगा, फोर्स की वैल्यू बढ़ाएगा। परमिएबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, बेटा ऊपर ही तो बैठा है, तो परमिएबिलिटी जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। क्लियर हुआ ना? तो परमिएबिलिटी एक तरीके से क्या करता है, इसके बीच में लगने वाले फोर्स को कन्विंस करता है, सहायता करता है, बढ़ाने में मदद करता है, ठीक ना? यस। तो अब मैं मीडियम की बात कर लेता हूँ बेटा। अभी तक तो किसकी होगी? फोर्स इन एयर। बेटा इसको एफ नॉट लिख दो, एफ नॉट के सदके, मेरे सदके जावा म्यू नॉट, है ना? एफ नॉट पर म्यू नॉट हो गया। एंड अगर आप बीच में मीडियम रख रहे हो, भर दो पानी, पानी 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 भर दो, मोम भर दो, वैक्स भर दो, जो भरना हो भर दो, मीडियम आ गया। तो मीडियम के लिए फोर्स हो जाएगा एफ मीडियम इक्वल्स टू म्यू मीडियम अपॉन 4 पाई, म्यू मीडियम अपॉन 4 पाई। भाई हवा के लिए म्यू नॉट, मीडियम के लिए म्यू मीडियम अपॉन 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर, m1 m2 बाई आर स्क्वायर, म्यू मीडियम m1 m2 बाई आर स्क्वायर। डन। बेटा म्यू मीडियम क्या होगा? देखो आपको याद होगा मैंने वहां पे पढ़ाया था एप्साइलन आर, एप्साइलन मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी इज इक्वल्स टू हवा की परमिटिविटी का कुछ गुना। याद आया? शहद का गाढ़ापन इक्वल टू पानी के गाढ़ेपन का थोड़ा सा गुना। इसी तरीके से परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड बाई समथिंग दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिबिलिटी। मैं बेटा परमिटिविटी बोल रहा हूँ गलती से, दैट इज परमिबिलिटी। मैग्नेटिज्म में वो टर्म क्या होगा? परमिबिलिटी। समझ में आया? म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज फोर्स इन द मीडियम। लिख लो। डन। ओके। फोर्स इन द मीडियम रफ कर दूं। सो दिस इज द कूलॉम्स लॉ। स्केलर फॉर्म था, कहीं पर मैंने वेक्टर की छाया नहीं पड़ने दी, वेक्टर मैंने कहीं पर नहीं फील होने दिया आपको। ओके, अब मैं वेक्टर फॉर्म में बात करता हूं। क्या होने वाला है? वेक्टर आने वाला है। तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर तो आएगा। तो आओ सिर पर ताज लगाएं, वेक्टर पहनाएं। ये लगा दिया हमने वेक्टर। वेक्टर तो एक हवा, इसकी बात कर रहा हूं, हवा। यहाँ आ गई हवा, फ्री स्पेस, परमिबिलिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। अब क्या लेनी है? वेक्टर। अब भाई कैसा फोर्स लगेगा? सेंट्रल फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा ना बेटा, इसके अलोंग। बोलो यस। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा तो अगर ये डिस्टेंस r है तो यदि ये इसको रिपेल करेगा बेटा,
तो यदि इसको रिपेल करेगा तो दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 2 बिकॉज ऑफ व्हाट, एंड ये क्या बनेगा, दिस इज फोर्स ऑन चार्ज 1, सॉरी पोल 1 बिकॉज ऑफ 2। एक F12 बन गया, एक F21 बन गया। अमाउंट वाइज F12 का मैग्नीट्यूड F21 के मैग्नीट्यूड के क्या होगा, इक्वल। बट डायरेक्शन की बात की जाए तो F12 इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ F21। समझ में आया बेटा? मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, तो यदि मैं आपके लिए F21 निकाल दूं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, R की तरफ, तो मैं इसको इनटू क्या लिख सकता हूँ, R कैप। क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, तो वेक्टर फॉर्म में मल्टीप्लाइड बाई R कैप। यदि इसको ब्रेक कर लो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। वेक्टर कैप को तोड़ते तो कैसे टूटता है, वेक्टर अपॉन मॉड R टूटता है ना, मॉड R चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख दो, तो R स्क्वायर और R मर्ज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, R क्यूब। सो ये फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन R का क्यूब डॉट R वेक्टर। समझ में आया? सो दिस इज द कूलम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म। ठीक है जी, क्लियर हुआ? अब कुछ और बातें पढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है, वैसे तो काफी चीजें पढ़नी है, बट हम ला रहे हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। चलिए, तो अभी मैं पहले आपको बताता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो देखिए हम क्या पढ़ते थे वहां पे कि यदि ई फील्ड पर कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा जाता है, ई फील्ड पर कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा जाता है, पॉजिटिव है, तो इस पे फोर्स भी किस तरफ लगेगा, फील्ड की तरफ। कितना फोर्स लगता था, F। तो हम कहते थे F इक्वल्स टू Q नॉट टाइम्स ऑफ क्या, E। ओके, सो E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पोल है ये अपना क्या क्रिएट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। इस पोल के मैग्नेटिक फील्ड को आप इस पॉइंट पर, इस पोल के मैग्नेटिक फील्ड को आप इस पॉइंट पर क्या मान लो बेटा, B। क्या मान लो, B। यही हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर। तो ऐसे रियलाइज करिए कि अब यहाँ पर रखा हुआ है पोल, टेस्ट पोल। क्या रखा है, टेस्ट पोल M है। M नॉट भी मान सकते हो, बट अब मैं सदियों से तो मैं नहीं मान रहा हूँ, 10-15 साल से M मान रहा हूँ, तो इसको M मान लो, ठीक है ना। M पोल पर, B फील्ड पर, नॉर्थ पोल, नॉर्थ है ये, इसका नेचर नॉर्थ है, तो कैसा फील्ड लगेगा, रिपल्सिव, आगे की तरफ। देखो तो इस पर फोर्स कैसा लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। तो चलिए देखिए क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू फोर्स इक्वल्स टू M मल्टीप्लाइड B। अरे Q इंटू E, Q की जगह कौन आ गया, M टाइम्स ऑफ B। सो व्हाट इज B, B इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। आया समझ में, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। सो अब यदि आपको मान लो किस पर निकाल रहे हो, M2 पर निकाल रहे हो, किस पर निकाल रहे हो, M2 पर। तो यदि आप M2 ले रहे हो तो चलो M2 कर दो। चलो जी, वैल्यू निकालते हैं बेटा फोर्स B की। B इज इक्वल्स टू, फोर्स की वैल्यू रखता हूं, फोर्स की वैल्यू रखता हूं, देखिए तो 1 by M2। नाउ द वैल्यू ऑफ फोर्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 by R स्क्वायर। अभी तो मैग्नीट्यूड में ही चल रहा है बेटा, M2 से M2 कैंसिल, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव पोल के लिए। किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यदि आप मैं पॉजिटिव के लिए लिख रहा हूँ, आर कैप लगा सकते हैं आप। क्या लग सकता हूँ, आर कैप। तो बेटा फॉर्मूला क्या बन गया फाइनली, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 अपॉन कितना, आर स्क्वायर। ये सोर्स है बेटा, क्या है ये, सोर्स पोल। हाँ, वहां पे क्या था, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन आर स्क्वायर। वहां पे था सोर्स चार्ज, यदि भूल गए तो लिख देता हूँ, E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन
आर स्क्वायर। याद आया सोर्स चार्ज था, सोर्स चार्ज के कारण फील्ड रेडिएट होता रहा। यहाँ पे सोर्स पोल है बेटा, कितना फील्ड रेडिएट होगा सोर्स पोल m की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू m अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। डेफिनेशन की बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी? द फोर्स रियलाइज्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी डेफिनेशन द फोर्स रियलाइज्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल, हाँ नॉर्थ पोल है ना, यूनिट नॉर्थ पोल पॉजिटिव रेफरेंस लेते हैं, इसे यहाँ नॉर्थ को रेफरेंस लेते हैं। यूनिट नॉर्थ पोल एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। लिख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इट इज द फोर्स रियलाइज्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल at any point. It is a force realized by unit north pole at any point. किसी पॉइंट यूनिट किसी पॉइंट पर यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ है, वो जितना फोर्स रियलाइज करेगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। डन। देख लो कैसे बेटा, मान लो आपके पास m पोल रखा हुआ है, m2 ये भी चल रहा था तो m2 लेके चलो। ओके, यदि m2 पोल स्ट्रेंथ रखी हुई है किसी पर, m2 पोल स्ट्रेंथ कितना फोर्स फील कर रही है F, तो यूनिट पोल कितना फोर्स रियलाइज करेगा F बाई m2। अब वैल्यू पुट कर दे बेटा 1 बाई m2। नाउ F की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m2 से m2 कैंसिल, सो इट वुड बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 अपॉन r स्क्वायर। बेटा मोस्ट ऑफ द केस होता क्या है कि जो पोल स्ट्रेंथ मतलब एग्जिस्ट क्या करता है मैग्नेटिक डाइपोल, तो उसमें दोनों की वैल्यू m और m होती है, दोनों की वैल्यू क्या होती है m। तो यहाँ पर एक्चुअली Q1 Q2 जैसा सवाल वहां पे उठता था ना कि Q1 चार्ज अलग Q2 चार्ज अलग, यहाँ पे वो सवाल नहीं उठेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और वेक्टर लगा दिया तो लो भैया आर। डन, नोट कर लीजिए इसको, ये है नहीं सीट पे, नोट कर लीजिए। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। और कई नाम इसको आपको देखने को मिलेंगे आगे जाके, इसको फ्लक्स डेंसिटी भी बोला जाएगा, इसी का नाम आगे जाके फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा। बिकॉज जितना ज्यादा फ्लक्स होता है किसी पॉइंट पे स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको फ्लक्स डेंसिटी भी आगे जाके बोलेंगे। डन। ओके गाइस, तो हमने लिखा ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ रहे हैं जो थोड़े से टफ हैं, कंफ्यूज करते हैं, इनको अच्छे से समझिए प्लीज। पहला है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। देखो अभी हमने क्या पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बट ज्यादा इसका नाम चलता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैं आपको ये सलाह दूंगा, आप इसे याद रखो। इसे किससे डिनोट करते हैं बेटा? H से। किससे डिनोट करते हैं? H से। मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अपन H से डिनोट करते हैं। ओके, सो लिखिए डेफिनेशन। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैं सलाह नहीं देता हूं क्योंकि कंफ्यूज करता है ये टर्म। मैग्नेटाइजिंग फोर्स देखिए, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री और extends to which a magnetic field can magnetize a substance. Okay, once again,
इट इज डिफाइंड एज द डिग्री और एक्सटेंट्स टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस। अब इसको ऐसे समझो, ये फील्ड बेस्ड है टोटली, आप इसकी फीलिंग पे नहीं जाओगे तो गजब कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि एक ही जैसे 10-15 टर्म अभी हमारे पास आने वाले हैं, एक ही जैसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बिल्कुल सब कचरा होने वाला है, इसलिए पहले ही बता देता हूँ मैं। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपने एक ही मैग्नेटिक फील्ड में, मैं इनको 2 बार बना रहा हूँ, मैंने ये कॉपी किया है, पेस्ट कर दिया, हेलो डू इट वर्क, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाए 2 बार। अब यहां पे मैं 2 मटेरियल रखा हूं सेम टाइप में, एक मटेरियल ये है, एक मटेरियल ये है। मैग्नेटिक फील्ड में जब आप मटेरियल को रखते हो तो क्या करता है, इसको ये मैग्नेटाइज करता है, ठीक है ना, इसको ये मैग्नेटाइज करता है। तो मैंने क्या बोला, इट कैन बी डिफाइंड एज द डिग्री और एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस। अब ये किसी को ज्यादा मैग्नेटाइज कर पाएगा, किसी को कम कर पाएगा। जैसे मान लो इसको ज्यादा कर पाया और इसको कम कर पाएगा, इसको ज्यादा कर पा रहा है, इसको कम कर पा रहा है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया बेटा, H का फॉर्मूला मैग्नेटाइजिंग फोर्स इक्वल टू B बाई म्यू, ठीक ना। मैग्नेटिक इंडक्शन पर यूनिट परमिटिविटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो पेनिट्रेट हुई है पर यूनिट परमिटिविटी। अब देखो बेटा, जिसका म्यू कम होगा उसका H क्या होगा, ज्यादा, और जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका H क्या होगा, कम, ठीक है ना। मतलब जिस मटेरियल के लिए म्यू ज्यादा होगा, जिस मटेरियल की परमिबिलिटी हाई होगी, उसके लिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स कम होगा, और जिसकी परमिबिलिटी कम होगी उसका मैग्नेटाइजिंग फोर्स ज्यादा होगा। अब इसको ऐसे समझो एक बात से, जैसे जिसकी परमिबिलिटी हाई है, मतलब वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होने को कहता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। परमिबिलिटी हाई है तो दम कम लगानी पड़ेगी, समझ में आया, दम कम लगानी पड़ेगी। अब जिसकी परमिबिलिटी लो है, मतलब जो फ्लक्स के साथ ना नुकुर कर रहा है, लाइंस ऑफ फोर्सेस को अपने अंदर पेनिट्रेट होने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, इतना ईज नहीं दे रहा है, सहूलियत नहीं दे रहा है बेटा। तो जिसकी परमिटिविटी कम है उसके लिए H क्या होगा, ज्यादा, उसके लिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स की आपको ज्यादा जुगाड़ करनी पड़ेगी। समझ में आ गया ना। तो एक्चुअली ये बहुत कुछ मटेरियल पर डिपेंड करता है। सो ये है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स को ऐसे ही समझना, इट कैन बी डिफाइंड एज द डिग्री और एक्सटेंस टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस, ठीक है ना, किस हद तक कोई मैग्नेटाइज कर पा रहा है, इसको बोलते हैं हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स H, ठीक है। लिख लीजिए इसको, मैग्नेटाइजिंग फोर्स H लिखिए। इसकी यूनिट, इट्स SI यूनिट इज एम्पियर टन्स पर मीटर। CGS यूनिट इसकी होती है ओरस्टेड। ओके, ओरस्टेड। नेक्स्ट इज, अगला टॉपिक लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। हालांकि पढ़ा चुका हूं, फिर भी थोड़ा अलग से पढ़ाऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वह कह लो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और सिंपली मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन, कई नाम है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लो, मैग्नेटिक फील्ड कह लो, मैग्नेटिक इंडक्शन कह लो, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चारों एक ही नाम है। ओके, इसको किससे डिनोट करते हैं, बी से। किससे डिनोट करते हैं, बी से। अब मैं ये बी डिफाइन कर रहा हूं कि ये बी होता क्या है। ओके, बी वैसे तो मैंने बता दिया है, बी फोर्स पर यूनिट मैंने बताया था जो है ना, एक तो मैंने वो बताया था। अब देखो ये बी एक्चुअली है क्या, बी और समझो और तरीके से, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका मेन नाम आप समझो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अभी यहाँ पे जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स का घनापन, फ्लक्स का
घनापन। तो व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी? नंबर ऑफ फ्लक्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। फ्लक्स क्या होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर लाइंस को क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो देख लो ये आपके पास मान लो ए एरिया है, दिस एरिया इज ए। अब इसके अंदर से कुछ फ्लक्स जा रहे हैं, these all are the flux. This is situation number 1. Now I am showing you the situation number 2. See, this is the same area, same area. Okay, अब मैं फ्लक्स आपको दिखा रहा हूं 1 and 2, ये पेनेट्रेट करके ऊपर चला गया। ओके, शीट रखी है, पेनेट्रेट करके ऊपर चला गया। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लक्स, ये जो ऊपर गए हैं, आई सपोज दिस इज φ1, और यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लक्स सपोज दिस इज व्हाट φ2। सो क्लियरली लिख रहा है बेटा φ1 जो फ्लक्स है। अच्छा, सारे फ्लक्स में क्यों काउंट हो रहा है? क्यों बेटा? सारे परपेंडिकुलर हैं, किसके? प्लेन के। सारे के सारे जो हैं ये प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये सारे के सारे क्या काउंट होंगे? फ्लक्स। तो ये फ्लक्स काउंट होंगे। फर्स्ट फ्लक्स है φ1 एंड सेकंड इज व्हाट φ2। सो φ1 इज ग्रेटर देन φ2। नाउ अगर मैं सेम एरिया को डिवाइड कर दूं a by a, so this is flux per unit area, क्या कहलाएगा? फ्लक्स डेंसिटी। एंड दिस इज सेकंड फ्लक्स पर यूनिट एरिया कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। बेटा ये कहलाएगा V1, ये कहलाएगा V2। सो क्लियरली V1 ग्रेटर देन V2। सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसी का नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन, इसी का नाम है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसी का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, डन, क्लियर। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया। क्योंकि एरिया अपॉन में आ गया, अपॉन में आता तो क्या बन जाता है? यूनिट। डन, क्लियर है बेटा। अब देखो बेटा B की वैल्यू क्या होती है? B इक्वल्स टू, यहां से अभी मैंने क्या पढ़ा बेटा? H इक्वल्स टू B बाई म्यू। तो B इक्वल्स टू म्यू इंटू H। ओके, तो मैग्नेटिक इंडक्शन B इक्वल्स टू म्यू इंटू H, B इक्वल्स टू म्यू इंटू H। ठीक है ना? तो आपको अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स दिया है तो आप मैग्नेटिक इंडक्शन भी निकाल सकते हैं। अगर आपको मैग्नेटाइजिंग फोर्स दिया तो आप मैग्नेटिक इंडक्शन भी निकाल सकते हैं। नाउ यूनिट, यूनिट देखो बेटा, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं B की यूनिट टेस्ला होती है। नाउ टेस्ला के अलावा व्हाट इज द यूनिट? फ्लक्स को बेटा किसमें काउंट करते हैं? वेबर। किसमें काउंट करते हैं? वेबर पर एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब आ गया वेबर। तो फ्लक्स को काउंट करने, तो इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, टेस्ला भी बोलते हैं। ओके, डन। यूनिट बता दी मैंने। सीजीएस यूनिट बेटा, सीजीएस यूनिट होती है गॉस, GAUSS। सीजीएस यूनिट ऑफ द फ्लक्स, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज गॉस, GAUSS। बेटा लिख लो 1 टेस्ला, 1 टेस्ला इक्वल टू 10,000 गॉस, यानी 10 की पावर 4 गॉस। यूनिट लिख लो, कन्वर्जन 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गॉस। ओके, तो 1 टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस होते हैं। एनी प्रॉब्लम? आ गया समझ में ना? नेक्स्ट लिखिए मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, what are magnetic flux? देखो, the number of magnetic lines of forces the number of magnetic lines of forces passing normally through a surface, passing normally through a surface. Okay, so it is defined as the number of magnetic lines of forces passing normally through a surface. आया बच्चा समझ में? So बेटा ये कोई सरफेस है, इसके नॉर्मल से जितनी लाइंस पास होंगी ये बेटा उनके नंबर्स को, उनको काउंट करेंगे, उनके नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। सब नहीं, जैसे ये गई तो ये काउंट नहीं होगी, ये इसको क्रॉस नहीं कर रही है, तो इसका कंट्रीब्यूट फ्लक्स कितना होगा बेटा? 0। ठीक है ना? तो हम केवल उन्हीं लाइंस को काउंट करेंगे एज ए फ्लक्स
जो कि नॉर्मल जाएंगी, ठीक है ना। सो इट्स यूनिट इज वेबर, सो सिंपल, यूनिट क्या है, वेबर। नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन बी एंड एच। रिलेशन बिटवीन बी एंड एच। तो अगर बेटा म्यू मटेरियल में, अगर म्यू परमिटिविटी का मटेरियल है और बी इंडक्शन में कोई मटेरियल रखा हुआ है जिसमें मीडियम की परमिटिविटी क्या है बेटा, म्यू, तो इसमें डेवलप होने वाला मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना होगा बेटा, H इक्वल टू बी बाई म्यू। समझ गए ना, H इक्वल टू बी बाई म्यू। तो रिलेशन क्या हो जाएगा बी और म्यू एच में, बी इक्वल्स टू म्यू इंटू एच, बी इक्वल्स टू म्यू इंटू एच। एनी प्रॉब्लम? हवा के लिए क्या हो जाएगा, फॉर एयर बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच। लिख लो दोनों बातें, एक मीडियम में है एक हवा में है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच। कौन कौन बोर हो रहा है, खोलो बोर, हम कुछ नहीं कर सकते, चैप्टर ये बोर करने वाला है, ठीक है। सो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच, ऐसे ये थ्योरेटिकल है थोड़ा सा है। नेक्स्ट है बेटा मैग्नेटिक परमिबिलिटी। अभी जब से सुनते आ रहे हैं परमिबिलिटी 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 परमिबिलिटी, ओके। तो देखिए मैग्नेटिक परमिबिलिटी, दो सबस्टेंस मैं आपको बता रहा हूं जी, एक ये सबस्टेंस है, एक ये सबस्टेंस है। ये सामने मैंने मैग्नेट रखा, ये मैंने मैग्नेट रखा, तो इसने कहा भैया 2 लाइन अंदर जान दो, बाकी टाटा बाय बाय। और सेम मैग्नेट मैंने यहां से लाइंस भेजी अंदर, समझ गया ना। तो ये कह रहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम तो स्वागत कर रहे हैं आपका। आया बेटा समझ में? मतलब देखो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के लिए कम सपोर्टिव है और ये हाईली सपोर्टिव है। बोलो हाँ, नहीं आया समझ में? नहीं आया बेटा। यहाँ पे मान ले नॉर्थ पोल रखा था बच्चे, यहाँ से लाइन निकली, कहाँ से आ गई, यहीं से निकली, या बाहर से फील्ड रखा हुआ था, लाइन जा रही थी। अब एक ये मटेरियल है, ये मटेरियल कह रहा है कि आओ 4 लाइन, कहता भैया 2 जान दूंगा, बाकी सब बाहर से निकलो। क्यों निकलना ही तो है, मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी, उधर पेनेट्रेट करके निकलेंगी उधर। अब ये कहना मैंने 2 जाने देनी है और बाकी बाहर से निकलो, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। और ये कह रहा तुम 2 क्या, तुम तो 10 और ले आओ, 4 क्या 10 और ले आओ, मेरे अंदर से जान दो। बोलो हाँ, मतलब ये गाना गा रहा है, बाहरों फूल बरसाओ, समझ गया ना। इसे पसंद है और इसे नापसंद है, क्लियर हुआ ना बेटा। तो बेटा ये क्या है नेचर, इसे कहते हैं, इस नेचर को बोलते हैं परमिबिलिटी। इसकी परमिबिलिटी बहुत हाई है, मतलब लाइंस ऑफ फोर्सेस के लिए ये बहुत सहूलियत दे रहा है, ईज बहुत ज्यादा है, समझ गए। परमिबिलिटी हाई है तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स कम डेवलप होगा, जोर कम लगाना पड़ेगा, और अगर परमिबिलिटी लेस होगी तो जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा सेटअप करने के लिए। बोलो यस, क्लियर हो गया ना। हाँ, तो ये कहलाता परमिबिलिटी। तो व्हाट इज मैग्नेटिक परमिबिलिटी? इट इज डिनोटेड बाय म्यू। इट इज द डिग्री और एक्सटेंट, मतलब हद, डिग्री हद है, to which magnetic lines of force can pass enter a substance. It is a degree or extent to which magnetic lines of force can enter a substance. मतलब ये एक तरीके की सहूलियत है मैग्नेटिक मटेरियल की। तो बेटा ये किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। किसकी प्रॉपर्टी है ये? मटेरियल की, जो बताता है कि किस हद तक वो गुजर सकती है। आइदर हाई होगी मैग्नेटिक परमिबिलिटी तो लाइंस ऑफ फोर्सेस गड़बड़ बिल्कुल निकलेंगी बहुत जोर से, और अगर लो होगी मैग्नेटिक परमिबिलिटी तो ये मना करेगा, मेरे अंदर से मत जाओ। वेरी लो होगी तो पता चले 10 लाइन आई तो 1 लाइन को निकलने दिया, बाकी सबको टाटा बाय बाय, बाहर से जाओ। समझ गए? ये है मैग्नेटिक परमिबिलिटी। क्लियर हुआ ना। अब इसकी हम यूनिट की बात करते हैं बेटा, इसकी हम यूनिट की बात करते हैं। ओके बेटा, अभी हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो वैसे पहले ही बता चुका हूं, यूनिट लिख लो बेटा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर न्यू होती है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। वैसे ये यूनिट में डिराइव भी करा चुका हूं बेटा, याद है आपको? नहीं याद है? टेस्ला मीटर पर एम्पियर पिछले चैप्टर में तो ड्राइव करे है ना।
टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब अगली चैप्टर में डायरेक्ट करूंगा बेटा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अभी टेस्ला को मैंने क्या बोला था बेटा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, बोलो हाँ। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर और मीटर और एम्पियर इनवर्स, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो बन गया बेटा वेबर मीटर और पर एम्पियर। लिख लो, ठीक है बेटा। भविष्य काल में मैं आपको पढ़ाऊंगा वेबर पर एम्पियर को बोलते हैं हेनरी। क्या बोलते हैं बेटा, हाँ वेबर पर एम्पियर को बोलेंगे अपन हेनरी। मीटर इनवर्स ये साइड कर दिया, तो ये बन जाएगा बेटा हेनरी मीटर इनवर्स। हेनरी एक नई क्वांटिटी में आपको पढ़ाऊंगा आगे वाले चैप्टर में, सेल्फ इंडक्टेंस, अभी तो भूल जाओ, ठीक है ना। yes. अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, अभी मैंने बातों ही बातों में आपको कुछ कहा था कि कोई मैग्नेटिक आपके पास सब्सटेंस है, तो मैंने बोला था म्यू मीडियम इक्वल टू हवा का कुछ गुना म्यू आर। सो म्यू आर इक्वल टू म्यू मीडियम अपॉन क्या बेटा, म्यू नॉट। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी। समझ में आ गया ना। तो ये एक्चुअली ये कंपैरिजन है, समझ गए ना, कंपैरिजन है ये दो मीडियम का। ईज ऑफ कन्वीनियंस, मतलब कि लाइंस के लिए कन्वीनियंस डिग्रीनेस या कन्वीनियंस की एक्सटेंट किसके पास, किसके रिलेटिव में किसके पास ज्यादा है, समझ गए ना। वो तुमसे 4 गुना तेज दौड़ सकता है, समझ गए ना। तो एक तरीके का फैक्टर जो आ रहा है म्यू आर, ये बता रहा है कि उसकी तुलना में कितना। तो यहाँ हवा के रिस्पेक्ट में नापते हैं, किसके रिस्पेक्ट में नापते हैं, हवा के रिस्पेक्ट में। अच्छा देखा था बेटा तुमने वी के फॉर्मूले में जो म्यू आता था ऊपर आता था बेटा, ये भूल गए क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, याद आया ना, म्यू ऊपर आता था। तो बेटा यदि मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और एम अपॉन आर स्क्वायर बनाऊंगा बेटा, ये किसका होगा, हवा का। और बी अगर मैं मीडियम का बनाऊंगा बेटा, तो आएगा म्यू नॉट म्यू आर, बिकॉज आएगा म्यू मीडियम, तो म्यू मीडियम को मैं ब्रेक कर लूंगा, म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई एंड एम अपॉन कितना, आर स्क्वायर। बेटा यदि मैं बी मीडियम में बी नॉट को डिवाइड कर दूं, यस और नो, तो यदि मैं बी मीडियम में बी नॉट को डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा बेटा, म्यू आर। समझ में आया, नहीं आया। तो बी मीडियम अपॉन बी नॉट इक्वल टू कितना, म्यू आर। तो रिलेटिव परमिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन इन मीडियम टू मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन एयर। नोट करो, नोट करो, नोट करो। बड़ा कंफ्यूजन है सर, बिल्कुल है, ऐसा ही चैप्टर है ये। ठीक है, बड़े अच्छे से इसको समझा रहा हूं मैं, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको ये। अगली हेडिंग डालो बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन की तीव्रता, दम, कितना बढ़िया मैग्नेटाइजेशन कर पाए तो। शरबत में शक्कर नहीं, शरबत में शक्कर थोड़ी मिलाओगे, पानी में शक्कर मिलाओगे। पानी में शक्कर मिलाए तो शक्कर घुली या नहीं घुली, डिपेंड करता आपने चम्मच कैसा चलाया। अब ऐसे तो अपने आप थोड़ी देर में घुल जाएगी, अगर जल्दी घोलना है तो चम्मच आपने कैसे चलाया, है ना। बोलते हैं ना जब शक्कर नहीं गलती, थोड़ा चम्मच और हिला के दो भैया, शरबत और हो जाए, शरबत बन जाए अच्छे से। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है कि आपने मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया इस बी के सामने, इसके सामने मतलब मैग्नेटिक फील्ड के सामने आपने रख दिया मैग्नेटिक मटेरियल। अब अगर ये इसको मैग्नेटाइज कर पाएगा तो इसके अंदर क्या क्रिएट करेगा, डाइपोल। क्या क्रिएट करेगा, डाइपोल। कहाँ क्रिएट होंगे बेटा, सरफेस पे कि वॉल्यूम पे, हर जगह होंगे वॉल्यूम पे, समझ गए ना। डाइपोल जो क्रिएट होंगे उनका क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ का। तो साउथ टू नॉर्थ का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, क्या होता है, कैपिटल एम, कैपिटल एम। तो वहीं से बनता है what is intensity of magnetization? It is the degree to which substance is magnetized when placed in a magnetic field. किस हद तक दिया गया substance magnetize हुआ है, किस हद तक दिया हुआ substance magnetize हुआ है
उस हद को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कहते हैं ना बच्चों से, तुम तो फुल बर्बाद हो गए, तुम तो कभी ये नहीं पूछना होगा तुम आधे बर्बाद हुए अभी आधे बाकी है ना। कहते हैं तुम फुल बर्बाद हो गए, हुए हो बर्बाद नहीं हुए। हाँ तो ऐसा कहते हैं, मतलब आप पे इम्पैक्ट बहुत जोरदार पड़ा है, समझ गए ना। आप पे सामने वाली की इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन भरपूर लगी है, क्लियर हुआ। तो इट इज द डिग्री टू विच सबस्टेंस इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए संगत का असर। जब इसमें आप सामने रखोगे तो ये कितनी जोरदार तरीके से मैग्नेटाइज हुआ है, इसको नापने के लिए बेटा जो टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज कैपिटल एम अपॉन वी। यस, कैपिटल एम अपॉन वी। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इक्वल्स टू कैपिटल एम अपॉन वी। मतलब मैग्नेटिक डाइपोल एक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक डाइपोल एक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अगर छोटे से वॉल्यूम का मैग्नेटिक डाइपोल जो एक्वायर किया है वो बहुत जबरदस्त है, तो मतलब खूब जमकर रंग चढ़ा है, समझ गए ना, खूब जमकर रंग चढ़ा है संगत का। मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत तगड़ी है। और अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बहुत कम है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत वीक है ना। ज्यादा चढ़ा है तो हाई और कम चढ़ा है तो वीक है, मैंने कम बोला ना, क्लियर हुआ। सो लिख लो, इट कैन बी डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सबस्टेंस। किसी सबस्टेंस के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना आपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्वायर किया है, कैपिटल एम एक्वायर किया है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सबस्टेंस। डन, समझ में आ रहा है। ये कहलाती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बेटा देखो, इसको ऐसे नाप सकते हैं, m इक्वल टू स्मॉल m इंटू एल। सर वैसे तो 2l बोलते थे, अब l क्यों बोलने लग गए। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसके अंदर पोल स्ट्रेंथ m है, लेंथ l है, और ये वॉल्यूम को लिख सकते हो बेटा कितना, एरिया इंटू एल। ये इतना बन जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और लेंथ इसकी बन जाएगी एल। एल से एल कैंसिल, तो ये क्या कहला सकता है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, क्या थी ये, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, इट इज पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। वैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला I इक्वल टू एम अपॉन वी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, वेट, क्लियर हो गया ना। ओके, तो ये हो गई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है ना बेटा, आ गया ना समझ में। इसको क्या बोलते हैं, m इंटू एल। और बेटा यदि आपको इसको 2l लेने मजा आ रहा है तो इसको 2l ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तो नीचे भी तो 2l हो जाएगा। ये तो आपके मानने के ऊपर है ना, l मानो 2l मानो, जैसा मानना हो। बेटा यूनिट लिख लो इसकी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर एम्पियर, मीटर पर एम्पियर। क्यों होगी सर, ये देखो बेटा, पोल स्ट्रेंथ की कितनी होती है बेटा, एम्पियर मीटर, और इसकी क्या होती है, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो आंसर आ गया एम्पियर पर मीटर। यूनिट लिख लो एम्पियर पर मीटर। डन, यस। अगला है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, काई किससे शो करते हैं बेटा, काई से। ये है काई, ऐसे बनता है ना, ये जाई सीधा, हाँ काई है, राइट। गामा बना के थोड़ा सा खींच दिया करो, ऐसे काई होता है। एक जाई होता है, ये जाई कहलाता है, और ये काई कहलाता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ एक्स बना के हल्का सा कुछ खींचते हैं, ऐसा देख लेना सिंबल, यार भूल गया, कई वर्षों से नहीं बनाए। एक्स थोड़ा होता है, एक्स हल्का सा ऐसा, काई, CHI बोलते हैं, है ना।
मैं थोड़ा देख के बता दूंगा अभी कंफर्म। चलिए, तो काई क्या जो सिंबल होता है काई, इसको अपन कहते हैं, मैं ऐसा बना रहा हूं बेटा, इसे कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक ना, ये सारे ग्रीक सिंबल हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा आई साई काई फाई, ये सारे ग्रीक सिंबल है। तो इसमें एक सिंबल है काई आता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस विच शोज हाउ इजिली ए सबस्टेंस कैन बी मैग्नेटाइज। बेटा देख, ये सबस्टेंस है, कोई रखा हुआ है, अब इसके दो नेचर हैं, या तो ये आराम से मैग्नेटाइज होगा या बड़ी देर में मैग्नेटाइज होगा। अब सीधी सी बात है बेटा, अगर म्यू हाई होगा तो बड़े प्यार से मैग्नेटाइज हो जाएगा, और म्यू अगर लेस होगा तो देर से मैग्नेटाइज होगा। यस और नो? तो मतलब रिलेशन तो म्यू से पक्का इसका होगा, बट इसके जल्दी से या देर से मैग्नेटाइज होने की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, दैट इज कॉल्ड, इसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। समझ गए? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस विच शोज हाउ इजिली ए सबस्टेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड। ओके, नाउ अब मैं इसको फॉर्मुलेटिकली कैसे बोलेंगे बेटा? इसको फॉर्म, ये रट्टा पार्ट है। यस, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम। ओके, इसको कैसे शो करते हैं? इट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फोर्स। यस, per unit magnetizing force. It can be defined as the ratio of intensity of magnetization in a substance to the magnetic intensity या magnetizing force. Magnetizing force. Okay, ये कहलाता है magnetizing force. अब देख लो इसको कैसे समझ सकते हो बेटा। अगर आपके कम फोर्स में अगर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब डाइपोल ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम। अगर कम फोर्स में डाइपोल ज्यादा क्रिएट होते हैं, मतलब काई क्या है? बहुत जबरदस्त है। काई क्या हुआ? हाई। ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? हाई। और अगर आप फोर्स लगाए जा रहे हो बट डाइपोल क्रिएट नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगी? ससेप्टिबिलिटी कम होगी। तो काई इज इक्वल्स टू आई अपॉन एच। बेटा ससेप्टिबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, लिख लो, इट हैज नो यूनिट। इट हैज नो यूनिट। ओके, नाउ रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। लिखो, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन लिखिए। व्हाट इज द रिलेशन? बहुत अच्छा रिलेशन है बेटा। म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम। म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम। म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम। ओके, क्लियर हो गया? यस। अब देखो बेटा, अगर काई एम जिसका बहुत बड़ा होगा 1 से, उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी में क्या आएगी? हाई आएगी। मतलब ये ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा, और अगर ये नेगेटिव साइड में जाएगा तो ये ऑलरेडी कम होने लगेगा। समझ रहे हो? ये नेगेटिव होगा तो ये क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। डन? चलो, अब ज्यादा दिमाग में। डन, ओवर। ओके, ठीक है बच्चों, तो आज यहीं पर क्लास को हम एनफ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।